बार की बात है, गांव में दो युवक रहते थे जो अपनी जीविका चलाने के लिए बाजार में कुछ बेचते थे। यह एक प्रकार का जीवन था जिसमें आजीविका के लिए जुगाड़ करना पड़ता था। पहले पहल तो कुछ सामान बिक जाता था, लेकिन धीरे धीरे वो ज्यादा बेच नहीं पाते थे। अकेले रोजी रोटी में ही जुटते रहते थे। ऐसे ही एक दिन एक उनका मित्र उनसे मिलकर बात करने आया। उसने देखा कि उनके मित्र की आंखों में अब भी बहुत सी चिंताएं हैं। वह उनसे पूछता है, तुझे क्या हो गया है दोस्त? तू कभी ऐसा नहीं था। उसने कहा, देख यार, हम बाजार में कुछ भी बेचने के लिए मजबूर हो गए हैं। हम जितना भी कमाते हैं उससे हमारा पेट तो भर जाता है, लेकिन थोड़ी बचत कर पूरे महीने के लिए कुछ नहीं रहता। उसका मित्र विचारों में डूबा रह गया। वह समझ गया कि इस युवक की समस्या बढ़ रही है और वो अपने दोस्त को बदलने के लिए कुछ करना चाहता है। वह सोच में डूबा हुआ कहता है, दोस्त, जीवन में कठिनाइयाँ हर किसी के साथ आती है, लेकिन उनका मतलब हमेशा यह नहीं होता कि हम किसी गैर कानूनी तरीके से पैसा कमाएं। पहले युवक की आंखें चिंता से भर गईं। उसने अपने मित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम मुझसे कुछ कह रहे हो, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। दूसरे युवक ने, देख, हम गरीबी में हैं, लेकिन यह गरीबी हमारे सामाजिक मूल्य को कम नहीं करती, और यदि हम अपनी इच्छा शक्ति का सही इस्तेमाल करें तो हम यह गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। पहले युवक ने उसकी ओर देखा, फिर उसने कहा, तू क्या कह रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। दूसरे युवक ने बताया, मैं तुझे यह कह रहा हूँ कि हमारे पास और भी तरीके हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के। हमें बेहतर तरीके से जीने का हक है और हमें अपनी मेहनत की कमाई से खुद को संतुष्ट करना चाहिए, न कि छोटी सी चोरी में अपनी सारी मेहनत गंवाएं। पहले युवक ने उसके बातों का ध्यान से सुना और सोचा। फिर वह निर्णय लिया कि वह भी अपनी मेहनत से पैसे कमाएगा, चाहे जितनी भी मुश्किल हो। ऐसे ही दिन रात मेहनत करते करते वह पहले युवक ने व्यापार में सफलता पाई। वह छोटे से व्यापार से सफलता की ओर बढ़ता गया, जिससे कि उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई। वहीं दूसरे युवक ने अपने लालची विचारों के आगे हार मान ली और उसकी चोरी की आदत बढ़ती चली गई। वह चोरी में इतना अधिक बिगड़ गया कि अब उसे रास्ते से भटकने का खतरा था। एक रात वह दूसरे युवक ने अपनी चोरी के लिए फिर से बाहर जाने का निश्चय किया। वह सारी तैयारियों के साथ एक मकान के सामने पहुंचा, लेकिन वहां की ताला इतना मजबूत था कि उसे खोलने में उसको बहुत समय लग गया। जब वह ताला खोलने में नाकाम रहा, तो उसके मन में आया कि अगर उसे अंधेरे में इस घर पे जाना है, तो उसे सचेत रहना होगा। वह अंधेरे में घर में घुस गया, लेकिन वहाँ का माहौल बड़ा डरावना था। उसके मन में अंधकार और डर घुस गए, लेकिन वह अपनी लालची आदतों के बल पर आगे बढ़ता रहा। एक दिन एक बड़ी चोरी के लिए घर में घुस गया, लेकिन उसकी बुरी किस्मत उसके साथ थी। जब वह घर के अंधेरे में था, तो उसे पता चल गया कि वह अब बाहर नहीं जा सकता। उसकी चोरी के काम की शिकायत वालों ने एक योजना बनाई थी। उन्होंने घर के बाहर उसके लिए एक जाल बिछाया था। जब वह घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, तो वह जाल में फंस गया। गांव के लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसे एक पेड़ से बांध दिया। उसके आगे उसकी चोरी के आरोपों की मान्यता थी और उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया। वह आत्मसमर्पण की भावना से उस गांव के लोगों से माफी मांगता है और सब चोरी की हुई सामग्री को लौटाता है। उसकी बर्बादी की एक सीख है कि लालच की आदतें इंसान को बर्बाद कर सकती है।
उसने यह भी अनुभव किया कि सही और गलत मार्गों की पहचान करना कितना महत्वपूर्ण है। दूसरे युवक की सलाह सुनकर वह व्यापार में मेहनत करके सफल हो गए, जबकि दूसरा युवक अपनी लालची आदतों में फंसकर बर्बाद हो गया। एक बार एक चोरों का दल लोगों को लूटने शहर में आया। उनके पहुंचने पर दो चोरों में इस बात पर झड़प हो गई कि पहले कौन लूटेगा। आहा, आखिरकार हम शहर में आ गए। मैं तुम सबको रास्ता दिखाऊंगा। मैं बताऊंगा कि कहाँ चोरी करनी है और कहाँ जाना है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है और कहाँ जाना है। तुम सब मेरी सुनोगे। अरे नहीं, मैं हूँ इस दल का लीडर। मेरे पास बेहतर योजनाएं हैं। तुम सब मेरा आदेश सुनो। उन दो चोरों की झड़प के बीच एक बूढ़ा चोर था जिसने उन्हें चुप कराया और कहा, अरे तुम दोनों मेरी बात सुनो। जो भी सबसे कीमती चीज चुरा कर पहले यहाँ लौटेगा वो ही इस दल का लीडर बनेगा। दोनों चोर मान गए और अपनी अपनी दिशा में निकल पड़े। रघु उस शहर के एक मंत्री के घर में कीमती चीजें चुराने के लिए गया। वो मंत्री उस शहर के राजा के नीचे काम करते थे। रघु चुपके से घर में घुसा और देखा कि घर का मालिक सो रहा है। वो धीरे से गया और उसने वहाँ एक कमरे को देखा जो बहुत आकर्षक था। कमरे के कोने में एक बड़ा सा बक्सा रखा हुआ था। रघु को लगा इसमें तो बहुत से गहने पड़े होंगे और उसने धीरे से उसे खोला। जैसा भी उसने सोचा था वो सब उसमें था और उसने सब कुछ अपने बस्ते में डालना शुरू किया। उसने बैग को अपनी पीठ पर बांधा और वहाँ से निकलना शुरू किया। जैसे ही वो बस्ते के साथ दरवाजे के पास पहुँचा, उससे गलती से एक फूल का गमला गिर गया। उसके कारण जोर से आवाज हुई और मंत्री अपने कमरे से बाहर आ गया। अरे कौन है वहाँ? कौन है? रघु झट खिड़की की ओर भागा और वहाँ से कूद गया। वो एक नीले पानी से भरे हुए टब में जा गिरा। जब टब से बाहर आया तो उसका पूरा शरीर नीला हुआ पड़ा था। उसने परवाह नहीं की और उसी स्थान के लिए भाग निकला जहाँ सब चोरों को मिलना था। जब वो पहुँचा तो बाकी के चोर उसे देखकर कई सवाल पूछ रहे थे। हे, तुम कौन हो? तुम नीले क्यों हो? और रात के इस समय पर क्या कर रहे हो? अरे मैं हूँ रघु। मैंने और माही ने चुनौती रखी थी ना और हम यहाँ से निकले थे ना। इसी बीच माही ने एक खजाना लूट लिया था और वो भी वहाँ पहुँच गया था जहाँ रघु बाकी सब चोरों से बात कर रहा था। जैसे ही उसने रघु को उस नीली डाई में रंगे हुए देखा, उसने पहचान तो लिया मगर नाटक करने लग गया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं कि वो कौन है। हे, तुम कौन हो? अरे मैं ही हूँ रघु। देखो मैं क्या लाया। मैं ये चुनौती जीत गया हूँ। मैं तुमसे पहले और तुमसे ज्यादा खजाना लाया हूँ। मैं ही हूँ इस दल का अगला लीडर। अरे तुम झूठ बोल रहे हो। तुम बस नाटक कर रहे हो। रघु तो ये चुनौती जीत ही नहीं सकता। तभी उसने तुम्हें भेजा है लगता है। उसने ये योजना बनाई ही होगी और वो बहुत बेईमान है। बाकी चोर आपस में खुसफुस करने लगे। वो माही की बातों में आने लग गए थे और सोचने लगे कि रघु तो ये चुनौती शायद जीत ही नहीं पाता। उन्हें लगा ये सब एक योजना है। अरे नहीं नहीं यारों, मैं कोई और बनने का नाटक क्यों करूंगा? क्या तुम मुझे या मेरी आवाज को पहचान नहीं पा रहे हो? माही चुप था और उसे नहीं पता था कि क्या बोलना है। कुछ देर में आसपास लोग इकट्ठा होने लग गए। तभी सिपाहियों को इसके बारे में पता चला और वो भी पहुंच गए। उन्होंने इन चोरों को यहाँ पहले कभी नहीं देखा था और उन्हें भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। तुम दोनों कौन हो और रात के इस समय में क्या बहस हो रही है? अभी मेरे साथ राजा के घर चलो। हाँ हाँ चलो,
मुझे वहाँ ही इंसाफ मिलेगा। मैं भी आऊंगा। मैं राजा को सब बताऊंगा और उनकी सलाह भी लूंगा। सिपाही और चोर राजा के महल में पधारे। सिपाही ने राजा को प्रणाम किया। ओ राजा जी, हमने शहर की सरहद में इन लोगों को इस समय लड़ते हुए पाया। हमें इन पर शक है, तो आपके सामने पेश कर रहे हैं। राम कहाँ है? फिर राजा जी बोले, रामा कहाँ है? उसे अभी यहाँ हाजिर होने को बोलो। राजा ने बस ये बोला ही था कि रामा वहाँ हाजिर हो गया। प्रणाम मेरे राजा। अच्छा, तो ये लोग जो सरहद पर लड़ रहे थे यहाँ आ चुके हैं। रामा माही और रघु को घूर रहा था। तुम पूरे नीले क्यों हो? रघु सोच में पड़ गया कि क्या उत्तर देना चाहिए। मैंने तुमसे कुछ पूछा, बताओ क्या हुआ? रघु हकलाना शुरू हो गया और उसने कुछ बेतुका जवाब दिया। बारिश हुई और मैं भीग गया, ऐसे ही फिर नीला हो गया। अच्छा, तो बाकी लोग नीले क्यों नहीं हुए तुम्हारे साथ? अरे बारिश वहीं पे हुई थी जहां मैं खड़ा था साहब। उस बड़े से बस्ते में क्या है? वो भी नीला है? रघु तो डर के मारे कांप उठा। अरे कुछ नहीं साहब, मैं कपड़े धोता हूँ, तो ये वो कपड़े हैं जो मुझे धोने हैं और कुछ नहीं। रामा ने उसकी बात सुनी तो, मगर उसे विश्वास नहीं हुआ, तो उसने माही से सवाल करने शुरू कर दिए। अब तुम बताओ, क्यों बहस कर रहे थे? साहब, आपने तो मुझे साहब, आप ही हैं जो मुझे इंसाफ दिला सकते हैं। मेरे और मेरे दोस्त रघु के बीच एक चुनौती रखी थी, मगर मुझे नहीं पता कि ये कौन है। मेरा दोस्त रघु यहाँ नहीं है और ये आदमी झूठ बोल रहा है कि यही रघु है। राजा जी, जिस आदमी ने मंत्री के घर चोरी की है, वो ये नीले रंग में रंगा हुआ है। चुनौती ये थी कि जो भी इनमें से सबसे कीमती चीज सबसे पहले लूटेगा, वो इनके दल का सरदार बनेगा। माही जानता है कि यही रघु है, मगर क्योंकि ये चुनौती हार गया है, ये ना जानने का नाटक कर रहा है। ये सब सुनने के बाद मुझे पता चल गया है कि यही वो लुटेरों का दल है जो हमारे शहर में आया था। रामा, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? राजा जी, हमारे मंत्री के घर में चोरी हुई। उसके कुछ ही देर बाद शहर की सरहद पर ये झड़प हुई, जिसका पता पहले सिपाहियों को चला। ये ही नहीं, जो आदमी नीली डाई से रंगा हुआ है, उसकी पीठ पर एक बड़ा सा बस्ता है। तो इससे यही पता चलता है इसी ने मंत्री के घर से चोरी की है और मंत्री जी का कपड़ों को रंगने का काम है। तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यही चोर है। समस्या चाहे जो भी हो, तुम्हारे पास हल एकदम सही रहता है। हाँ, तुम्हें हर परिस्थिति, समस्या चाहे जो भी हो, मगर तुम्हारे पास हल एकदम सही होता है रामा। तुम्हें हर परिस्थिति का सच पता चल जाता है। वो चोर इतने मूर्ख थे जो आपस में ही लड़ रहे थे। वो शहर में कुछ गलत इरादे से आए थे और खुद ही समस्या में पड़ गए। सीधे राजा के पास पहुंचे और हमेशा के लिए जेल में पहुंच गए। एक लंबे समय पहले एक गांव में रमेश और धीरज नामक बाप बेटे रहते थे। रमेश का एक छोटा चाबी बनाने का दुकान था। धीरज भी छोटी उम्र से अपने पिताजी के साथ रह के चाबी बनाना सीख के उनके साथ बनाता था। एक दिन धीरज और उनके पिताजी अपने दुकान में काम कर रहे थे जब एक आदमी आता है। मेरे घर का चाबी खो गया, मेरे साथ आके ताला खोलोगे? धीरज, बेटा तुम यहीं रह के दुकान को संभालो, मैं जाके घर का ताला खोल के आता हूँ। ऐसे कहकर उस आदमी के साथ जाता है। बहुत दूर चलने के बाद, यही मेरा घर है, ताला खोलिए। उसी गांव में पले पड़ने के कारण रमेश को उस गांव में रहने वाले सारों के घर अच्छे से पता था। उस आदमी के दिखाए हुए घर रमेश के पहचान के वालों का होने पर वो सोच में पड़ जाता है। बाबू,
जो चाबियां मेरे पास अभी है उनसे इस ताला को खोल नहीं पाऊंगा। दूसरे चाबियों का गुच्छा घर के पास है, जाके ले आते हैं। ऐसे कहकर उस आदमी को जमींदार के पास लेके जाता है। प्रभु, ये आदमी चाबी खोने का बहाना बना के मेरे पास आया है और मुझे कोई दूसरे आदमी का घर दिखा के खोलने के लिए कहा, इसीलिए मैं इसको आपके पास ले आया। तुम बहुत होशियार आदमी हो, इसीलिए इसको मेरे पास ले आ सके। ऐसे जमींदार रमेश की तारीफ करता है और रमेश अपना दुकान वापस चला जाता है। पिताजी, आपने ताला खोला? और जो भी हुआ धीरज के पिता उसे बताते हैं। धीरज, हमारे पास ताला बनवाने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे बेटा। उनमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के आदमी होंगे, इसीलिए हमें होशियारी से काम करना चाहिए। कुछ साल बाद धीरज के पिताजी का देहांत हो जाता है और धीरज अकेले ताला बनाते हुए दुकान चलाता है। धीरज कोई भी तरह का ताला बनाने के काबिल बन जाता है। एक दिन धीरज के दुकान को एक आदमी आता है। मुझे इस चाबी का एक नकल बना के दे सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल, पर नई चाबी के लिए 500 रुपए लगेंगे। ठीक है, बना के दो। और धीरज वो नकली चाबी बना के देता है और गोपाल पैसे देके वहां से चला जाता है। अगले दिन भी गोपाल धीरज के पास एक और चाबी लेके उसी की तरह एक नया वाला बनाने के लिए कहता है। ऐसे हर रोज गोपाल एक एक चाबी लाके उसका नकल बनाने के लिए धीरज को पैसे देता था। वैसे एक दिन जब गोपाल नया चाबी बनवाने धीरज के दुकान पर आता है, आप हर रोज नई चाबियां बनवाते हो, इतने सारे नकली चाबियों का आप करते क्या हो? चाबियों को खोने का डर से मैं इन्हें ऐसे बनवाते रहता हूँ। ये कहकर चाबी लेके वहां से चला जाता है। एक दिन जमींदार के पास उनके कुछ प्रजा आते हैं। प्रभु, अलमारी का ताला वैसे का वैसा ही है, मगर उसके अंदर का सोना और पैसे गायब हो गए। जी प्रभु, हमारे घरों में भी वही हुआ है। ये सब जमींदार से कह के दुखी होते हैं। तुम्हारे जेवर और पैसे किसने लिए, इसका मैं पता लगाता हूँ। आप लोग मुझ पे भरोसा करके घर वापस जाओ। जमींदार के बातों का यकीन मानकर प्रजा वापस घर जाती है। सैनिकों, तुम लोग भी इनके पीछे पीछे जाओ। थोड़े दिन इन सब पे नजर रखो, किसी दिन तो वो चोर पकड़ा जाएगा। जी प्रभु। सैनिकों ने जमींदार का कहा किया और सब पे नजर रखे रहे। उन्होंने ये देखा कि सारे लोगों के पास एक ही आदमी काम करता था। हम सबको इस आदमी पे अच्छे से नजर रखना होगा। सही कहा तुमने, सबके पास एक ही आदमी काम कर रहा है। इसको खोए हुए जेवर और पैसों के बारे में जरूर कुछ पता होगा। एक दिन ऐसे ही वो आदमी एक और नकली चाबी बनवाने धीरज के दुकान को जाता है और उसके पीछे ही जमींदार के सैनिक भी जाते हैं। इसका नकली चाबी बना के दोगे? ठीक है, थोड़ी देर इंतजार कीजिए, बना के देता हूँ। धीरज चाबी को बनाते हुए सोच में पड़ जाता है। मुझे इस आदमी पे शक है, पर इसके वजह से मुझे बहुत पैसे मिल रहे हैं। वो इन चाबियों के साथ कुछ भी करे, मुझे क्या? और नकली चाबी बना के उसे देता है। गोपाल उसे पैसे देकर वहां से चला जाता है। सैनिक भी गोपाल का पीछा करते हैं और उस पे नजर रखते हैं। जब आसपास कोई नहीं होता है तो गोपाल असली चाबी को उसकी जगह पे रख के नकली चाबी से तिजोरी खोल के उसमें से सब कुछ चोरी कर लेता है। और ये देखते ही सैनिक उसे और नकली चाबियां बनाने के लिए धीरज को जमींदार के पास ले जाते हैं।
धीरज, क्या तुमने गोपाल के लिए नकली चाबियां बनाई? जी प्रभु, मैंने गोपाल के लिए बहुत सारी नकली चाबियां बनाई। और तुमने क्या एक बार भी उसकी नीयत के बारे में नहीं सोचा? मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मैंने सिर्फ पैसों के बारे में सोचा है। पैसों की आशा में मैंने गोपाल पे आए हुए शक को भी नजरअंदाज कर दिया। अगर मैं तभी जमींदार को ये बात बता दिया होता तो अब मुझे ये स्थिति नहीं आती। ऐसे सोचकर दुखी होता है। गोपाल, जिस घर में काम करते हो उसी घर में चोरी करने पर शर्म नहीं आई? मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है, आइंदा ऐसे कभी नहीं होगा। धीरज और गोपाल को उनकी गलतियों का एहसास होने पर जमींदार उन्हें माफ कर देता है। ठीक है, अब से तुम दोनों ईमानदारी से काम करोगे। जी प्रभु, अब से मैं पैसों की आशा के लिए गलत रास्ता नहीं पकड़ूंगा और अपना काम इज्जत से करूंगा। अब से मैं किसी को भी धोखा नहीं दूंगा और ईमानदारी से काम करूंगा। ऐसे धीरज और गोपाल अपने अपने काम इज्जत और ईमानदारी से करते हुए खुश रहते हैं। तो इस कहानी का नैतिक क्या है बच्चों? किसी को गलती करते हुए देखना उतना ही गलत है जितना खुद गलती करना होता है। इसीलिए इज्जत और ईमानदारी से काम करो।